स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बगल में छुरी, मुंह में मीठी बातें और हाथ में बारूद बेचने का लाइसेंस। यही है आज के सुपर पावर अमेरिका का असली और खूंखार चेहरा। दुनिया भर में अमन चैन का झूठा ढोंग रचने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज एक बार फिर वॉशिंगटन की उसी पुरानी और घिनौनी फूट डालो और राज करो की नीति को धार दे रहे हैं। जहां एक तरफ तो ये इजराइल की दोस्ती की झूठी कस्में खाते हैं और दूसरी तरफ पीठ पीछे तुर्की के साथ 6,000 करोड़ के घातक हथियारों की डीलिंग करके मिडिल ईस्ट की शांति को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। वाह रे ट्रंप प्रशासन! ट्रंप प्रशासन की इस गिरगिट जैसी रंग बदलती डिप्लोमेसी और हथियारों की भूख को देखकर तो अब दुनिया की आंखें भी फटी की फटी रह गई है, क्योंकि जो अमेरिका कल तक पाबंदियों की घुड़की देता था, वो आज चंद नोटों की खनक और अपने स्वार्थ के लिए पलके बिछाए घुटनों के बल खड़ा दिखाई दे रहा है। इतिहास के बिसात पर जब समय करवट लेता है तो कल के जानी दुश्मन आज भले ही मिलते दिखाई देते हैं, और जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, उसकी अवसरवादिता सरेआम बेनकाब हो जाती है। आज हम पश्चिम एशिया की ऐसी ही दो महाकहानियों की परतें खोलने जा रहे हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। बस अपने अपने हितों की रोटियां सेकी जाती है। एक तरफ तो इराक की सरजमी पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की शव यात्रा की अभूतपूर्व तैयारियां हो रही हैं, जिसके साथ कभी ईरान ने 8 सालों तक लहू की नदियां बहाई थी। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया को अमन चैन का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली कहावत को चिरथार्थ कर रहा है, जो पाकिस्तान की जिगरी यार तुर्की को एडवांस F-35 लड़ाकू विमान और घातक इंजनों की सौगात देने की फिराक में। वाह रे अमेरिका, तुम्हारी इस दोहरी चाल पर तो गिरगिट भी शर्मा जाए, क्योंकि जहां एक तरफ तुम मिडिल ईस्ट में शांति का ढोंग रचते हो, वहीं दूसरी तरफ नेटो सम्मेलन के बहाने तुर्की को हथियारों से भरकर पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बिठाने का जाल बुन रहे हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की यात्रा से ठीक पहले साम्राज्यवादी महाशक्ति का यह असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है कि वॉशिंगटन के लिए हथियारों का बिजनेस ही सबसे बड़ा मजहब है। आज सुपर पावर कहे जाने वाले इस मुल्क की नीतियां देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी, क्योंकि जो अमेरिका कल तक प्रतिबंधों की घुड़की देता था, वो आज $700 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए के सौदे के लिए तुर्की के आगे पलके बिछाए खड़ा है। चलिए इस महा पैकेज की शुरुआत करते हैं इतिहास के उस अभूतपूर्व और अकल्पनीय मोड़ से, जिसने ईरान और इराक के 4 दशक पुराने खूनी जख्मों पर वक्त का ऐसा मरहम लगाया है कि आज पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। 1980 से 1988 तक चला ईरान इराक युद्ध पश्चिम एशिया के इतिहास का वो काला अध्याय है, जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। 1980 के दौर को याद कीजिए, जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर ईरान पर अचानक हमला बोल दिया था, जिसका मुख्य कारण 1979 की ईरानी क्रांति से उपजा वो खौफ था, जो सद्दाम के दिल दिमाग में इस कदर हावी था कि सद्दाम को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही थी। सद्दाम हुसैन को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि ईरान की इस्लामी क्रांति की चिंगारी कहीं इराक के शिया बहुल इलाकों में फैलकर उनके तख्तो ताज को सुहा ना कर दे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच शत अल अरब जलमार्ग और सीमा विवाद की वो सुलगती आग भी थी, जिसने दोनों मुल्कों को एक ऐसे विनाशकारी युद्ध में झोंक दिया जहां इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं बची थी। उस खूनी दौर में ईरान की कमान रुहुल्लाह खामेनेई के हाथों में थी, जो 1979 की क्रांति के बाद देश के पहले सुप्रीम लीडर बने थे और जिनकी मर्जी के बिना ईरान में पत्ता भी नहीं हिलता था। सेना से लेकर विदेश नीति और सरकार के हर छोटे बड़े फैसलों पर उन्हीं का एकाधिकार था, जबकि देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति अब्दुल हसन फरवरी 1980 में पद संभालने के बाद महज कुछ समय तक ही सेना के कमांडर इन चीफ रह सके। नियति का खेल तो देखिए कि युद्ध के शुरुआती दिनों में कमान संभालने वाले राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर खामेनेई के बीच 1981 आते आते मतभेदों की खाई इतनी गहरी हो गई कि उन्हें न सिर्फ अपने पद से हाथ धोना पड़ा, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए फ्रांस में निर्वासन की शरण लेनी पड़ी।
इधर सरहद पर दोनों देशों के जवान एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक चलता रहा। इन 8 सालों में मोर्चों पर बारूद बरसता रहा, रासायनिक हथियारों के अमानवीय इस्तेमाल से मासूमों की सांसें घुटती रही, हंसते खेलते शहर खंडरों में तब्दील हो गए और लगभग 10 लाख लोगों की जान इस सियासी लालसा की भेंट चढ़ गई। जब ये युद्ध थमा तो जमीन पर शांति तो आई, लेकिन दोनों देशों के आवाम के दिलों में अविश्वास, नफरत और दुश्मनी की ऐसी गहरी खाई खुद चुकी थी जिसे हटा पाना नामुमकिन नजर आता था। लेकिन कहते हैं कि वक्त हर घाव को भर देता है और राजनीति के खेल में तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही बन जाता है। आज 4 दशक बाद पश्चिम एशिया की तस्वीर इस कदर बदल चुकी है कि सद्दाम हुसैन का क्रूर शासन और उसका वजूद दोनों ही मिट्टी में मिल चुके हैं। और मजे की बात तो यह है कि आज उसी इराक की सत्ता के गलियारों में ईरान का दखल और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो चुका है। आज यानी मंगलवार यानी कि 7 जुलाई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि ईरान के शिया धर्मगुरुओं के सबसे बड़े और मुख्य केंद्र कौम शहर में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शव को अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों के लिए ले जाया जा रहा है। कौम शहर की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं है, बल्कि ये शिया जगत के उस धार्मिक पावर हाउस का प्रदर्शन है जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। मगर असली चौंकाने वाला दृश्य तो कल यानी बुधवार 8 जुलाई को देखने को मिलेगा, जब खामेनेई का शव ईरान की सरहद पार करके इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला की धरती पर पहुंचेगा। ये वही नजफ और करबला है जिनके नाम मात्र से शिया समुदाय की रगों में आस्था का लहू दौड़ने लगता है और यहाँ होने वाली रस्मों में ईरान के पूरे क्षेत्रीय शिया प्रॉक्सी नेटवर्क के बड़े बड़े सिपह सालार और प्रमुख चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से दावे करती है। अब दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर बगदाद से लेकर नजफ और करबला तक खामेनेई के शव को ले जाने का असली रणनीतिक और धार्मिक महत्व क्या है। इसका सीधा और साफ जवाब यह है कि आज उन इलाकों में ईरान समर्थक शिया संगठनों और ताकतवर राजनीतिक दलों की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इराक अब सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं रहा, बल्कि वो ईरान के धार्मिक और रणनीतिक साम्राज्य का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। शिया के इस सबसे बड़े रहनुमा के शव को नजफ और करबला ले जाने के पीछे एक बहुत गहरी और धार्मिक ऐतिहासिक कूटनीति छिपी हुई है, क्योंकि ये दोनों शहर दुनिया भर के शिया कौम के लिए आस्था के सबसे ऊंचे शिखर हैं। इन मुकामों पर शव को ले जाने का सीधा संकेत ये है कि मृत शख्सियत को शिया इतिहास की महान शहादत और इमामों की पवित्र विरासत के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है। अब इस ऐतिहासिक कदम के बाद ये अंतिम संस्कार महज किसी एक देश की घरेलू या राष्ट्रीय रस्म नहीं रह जाता, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय शिया धार्मिक महाअनुष्ठान का रूप अख्तियार कर लेता है। ये पूरी कवायद अली खामेनेई के उस दावे को फौलादी ताकत देती है जिसमें अली खामेनेई ने सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया लोगों का सर्वमान्य नेता जो उन्हें माना जाता है। अब इस शव यात्रा के जरिए पूरी दुनिया को और खासकर पश्चिमी ताकतों को एक बहुत बड़ा और कड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। ये कदम साफ तौर पर दिखाता है कि शिया दुनिया के नेतृत्व की कमान आज भी ईरान के हाथों में पूरी तरीके से सुरक्षित है और डोमेस्टिक से लेकर रीजनल लेवल तक ये बात डंके की चोट पर साफ कर दी गई है कि खामेनेई की विरासत किसी भौगोलिक सीमा में पूरी तरह कैद नहीं है, बल्कि पूरे शिया समुदाय की साझी विरासत है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जब अली खामेनेई का ताबूत पब्लिक के बीच में लाया गया तो ईरान की सड़कों पर लाखों करोड़ों की आबादी में लोग थे। शिया समुदाय वहां पर इतनी भारी उसमें था कि उन्हें यह भी डर नहीं था कि कहीं अमेरिका और इजराइल हमला ना कर दे। शिया समुदाय के लोग इस कदर अली खामेनेई को आखिरी सलामी देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अब ये महज एक शव यात्रा की दास्तान नहीं है दोस्तों, बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती हुई उस सियासत और नए समीकरणों की गवाही है जिसने इतिहास को भी अपनी उंगलियों पर नचा दिया है। कभी जो सरजमी ईरान और इराक की खूनी जंग का अखाड़ा हुआ करती थी, आज वो दुश्मनी की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर धार्मिक जुड़ाव और आपसी कूटनीति हितों ने सहयोग का एक बिल्कुल नया और हैरतगंज अध्याय लिख दिया है। ये नहीं कहते कि ईरान सही था, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका और इजराइल सही है। ईरान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप था। ईरान को लेकर कहा जाता था कि ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो आतंकवाद फैलाते हैं, और ये कहते भी इजराइल, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश थे। ईरान
प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था जो इजराइल की संप्रभुता के लिए खतरा थे, ये इजराइल का बयान था। ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, ईरान ने संधि भी साइन की थी, उसके बाद भी परमाणु हथियार ईरान बना रहा था। सवाल यह है कि आखिर ईरान परमाणु क्यों बना रहा था? जब वो एक बार कह चुका था कि वो नहीं बनाएगा, तो उसके बाद क्यों ईरान ये परमाणु हथियार बना रहा था? ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर लगातार पिछले साल से ये पूरा बखेड़ा जो है वो खड़ा किया गया। पिछले साल हमले हुए, फिर बातचीत हुई, फिर कोल्ड वॉर चला और फिर क्या हुआ? 28 फरवरी को वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अली खामनेई के घर पर सीधे ताबड़तोड़ मिसाइलें जो है बरसा दी गई और अली खामनेई की मौत हो गई। वर्तमान में उनके बेटे मुस्तफा खामनेई जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अली खामनेई का जनाजा अब निकाला जा रहा है। 28 फरवरी को मौत हुई, जनाजा अब निकल रहा है और इस जनाजे में जो लाखों की भीड़ आई है उसको देखकर अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। बात करें अगर ईरान और इराक की, तो एक तरफ जहां ईरान और इराक का ये नया गठजोड़ दुनिया को चौंका रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू ठेकेदार अमेरिका मिडिल ईस्ट में आग लगाने का एक और नया सामान तैयार कर रहा है। वॉशिंगटन के हुक्मरान इन दिनों पाकिस्तान के सबसे खास दोस्त तुर्की पर इस कदर मेहरबान है कि वो उसे अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 और उसके कल पुर्जे बेचने के गुप्त प्लान को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमेरिका का ये पासा उल्टा पड़ता भी दिख रहा है, क्योंकि उसके इस फैसले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जबरदस्त वीटो लगाते हुए कड़ा और तीखा विरोध दर्ज कराया है। नेतन्याहू का ये गुस्सा और तल्ख बयान ऐसे नाजुक वक्त पर आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नेटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा की धरती पर कदम रखने ही वाले हैं। 7 से 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो का यह हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद पहुंच रहे हैं। अंकारा के आलीशान प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस रणनीतिक बैठक का मुख्य एजेंडा डिफेंस प्रोडक्शन की रफ्तार को बढ़ाना, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखना और नेटो देशों की जीडीपी का पूरे 5% हिस्सा डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान में झोंकने की प्रगति की समीक्षा करना है। लेकिन इस नेटो सम्मेलन की चकाचौंध के पीछे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ने का एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जिस पर इजरायली प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई है। नेतन्याहू ने अमेरिकी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की को आड़े हाथों लेते हुए और अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि अंकारा को किसी भी कीमत पर F-35 जैसे संहारक विमान नहीं मिलने चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर तुर्की को यह आधुनिक F-35 विमान मिल जाते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट का सैन्य संतुलन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। आज की तारीख में इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस सिर्फ और सिर्फ इजराइल की अभेद्य वायुसेना की ताकत और इस क्षेत्र में अमेरिका की मजबूत मिलिट्री मौजूदगी के दम पर टिका हुआ है, जिसे अमेरिका खुद अपने हाथों से तबाह करने पर तुला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली नीति को बेनकाब जो है वो यहां पर कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन तुर्की को $700 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के दर्जनों अत्याधुनिक जेट इंजन बेचने की फाइल पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अपनी सरकार की सनक और दोहरी नीति का अमेरिकी कांग्रेस के कुछ समझदार सदस्य भी दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाए जा रहे इन इंजनों को किसी मामूली विमान में नहीं बल्कि तुर्की के अपने महत्वाकांक्षी और स्वदेशी लड़ाकू विमान कान में फिट किया जाएगा। नेटो के इस महत्वपूर्ण सदस्य तुर्की ने साल 2016 में इस मेगा प्रोजेक्ट की नींव रखी थी ताकि रक्षा उत्पादन के मामले में दूसरे देशों की गुलामी और निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तुर्की पर अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े और कहा कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसने साइप्रस द्वीप के आधे हिस्से पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, तुर्की के नेता सरेआम अंतरराष्ट्रीय मंचों से यरूशलेम पर अपना हक जताने और कब्जा करने की भड़काऊ बातें करते हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन किस अकल से F-35 जैसे स्टेल्थ विमान उस देश की झोली में डालने की सोच भी कैसे सकता है। नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए कहा कि तुर्की ने हमेशा हमास का खुलकर समर्थन किया है और ईरान की दादागिरी के खिलाफ उसने कभी उंगली तक उठाने की जहमत नहीं उठाई। वैसे तो इतिहास गवाह है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इजराइल और ईरान के रिश्ते सांप और नेवले जैसे रहे हैं, लेकिन इजराइल और तुर्की के रिश्ते हमेशा से थोड़े
प्रैक्टिकल और नफे नुकसान की बुनियाद पर टिके रहे हैं। हालांकि 2000 की शुरुआत से जब से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने देश की सत्ता की कमान संभाली है, तब से एर्दोगान ने फिलिस्तीनियों के हक की आवाज बुलंद की है। एर्दोगान ने फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर इजराइल की नीतियों की वैश्विक मंचों पर बखिया उधेड़ी है और इसी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव का पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। अब जरा अमेरिका के इस पाखंड को देखिए, जो एक तरफ तो इजराइल की सुरक्षा का दम भरता नहीं थकता और दूसरी तरफ इजराइल के आंखें दिखाने वाले तुर्की के साथ अरबों डॉलर की हथियारों की डीलिंग कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम साफ दिखाता है कि जब बात मोटी रकम और बड़े बिजनेस की आती है तो अमेरिका अपनी तथाकथित दोस्ती और नैतिक सिद्धांतों को बढ़िया तरीके से डुबा देता है। पश्चिम एशिया का ये पूरा घटनाक्रम इस बात की जीती जागती मिसाल है कि आने वाले दिनों में महाशक्तियों के अहंकार और स्वार्थ की वजह से इस क्षेत्र की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं एक नए विस्फोटक मोड़ पर पहुंचने वाली हैं। कभी बारूद की गंध से महकने वाला ईरान और इराक का रिश्ता जहां आस्था के नए पुल बना रहा है, वहीं अमेरिका का हथियारों का लालच शांति के बने बनाए किलों को डहाने के लिए तैयार खड़ा है। तो बदलते दौर की सनसनीखेज राजनीति में अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अंकारा दौरा मिडिल ईस्ट में शांति का नया सवेरा लाता है या फिर F-35 विमान का यह सौदा इस पूरे किले को एक ऐसे नए शीत युद्ध की आग में झोंक देता है जिससे निकल पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए ईंधन बचाते हैं, एक ना एक दिन उस आग की लपटें उनके अपने आशियाने तक भी जरूर पहुंचती हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए कि अमेरिका दुनिया के सामने खुद को लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा मसीहा बताता है, लेकिन जब बात अपने आर्थिक और रणनीतिक फायदे की आती है तो वही अमेरिका हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत को सच साबित कर देता है। एक तरफ वो इजराइल की सुरक्षा की कस्में खाता है तो दूसरी तरफ इजराइल के धुर विरोधी तुर्की को F-35 जैसे विनाशकारी लड़ाकू विमानों की चाबी सौंपने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, जो ये साबित करता है कि वॉशिंगटन के लिए नैतिकता सिर्फ किताबों में है, जमीन पर तो सिर्फ और सिर्फ हथियारों का बिजनेस बोलता है। आखिरकार पश्चिम एशिया की इस बिसात पर शय और मात का ये खेल अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां पुराने जख्मों पर नए रिश्तों की इबारत लिखी जा रही है और नए समझौतों से पुरानी दोस्तियों में दरारें पड़ रही हैं। ईरान और इराक का यह अप्रत्याशित धार्मिक जुड़ाव और अमेरिका की दोहरी कूटनीति आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के पूरे भूगोल और भविष्य को बदलकर रख देगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब महाशक्तियां अपने फायदे के लिए बारूद के ढेर पर चिंगारी छोड़ती हैं, उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।